तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि आकृति 12.25 में हमारे पास आकृति ये वाला है 12.25 का ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी कि ABCD एक वर्ग है जिसमें भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, A, B, C और D को केंद्र मानकर, यानी कि A को, B को, C को और D को केंद्र मान लीजिएगा और बोला 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, यानी कि A को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लीजिएगा, B को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा जाएगा, C को ऐसे करके केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लिया गया और D को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लिया गया। ठीक है, अब क्या बोला, खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता है। जैसे कोई अगर एक वृत्त को पकड़ लीजिए, जैसे ये वृत्त को पकड़ लीजिए, तो इस वृत्त को छोड़ करके बाकी जो हमारे पास बचा वृत्त, कितना बचा, तो 1 2 3 वृत्त बचा। तो एक किसी वृत्त को लीजिएगा तो 3 हमारे पास वृत्त बचेगा, तो 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। कौन सा वृत्त, ये वाला जो वृत्त है ना, देख सकते हैं ये वृत्त को टच कर रहा है यहाँ पर, और ये जो वृत्त है इस वृत्त को भी टच कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको कर रहा है क्या, नहीं। तो बोला कि कोई भी अगर वृत्त को ले लें आप, तो उसको 2 वृत्त जो है ना, 3 वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझा दिए हम। अब आगे क्या बोला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास ये जो डार्क कलर का आपको ब्लू कलर का दिख रहा ना, ठीक है, तो इसी का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊं इस फिगर में तो बिल्कुल अच्छा से आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए मैंने अपने कॉपी पर इसका फिगर बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो देख सकते हैं ये फिगर हमारे पास है, और ये जो बीच का दिख रहा है ना, यही हमारे पास क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास भुजा जो है ना, ये ABCD एक वर्ग के रूप में है। तो हमारे पास अगर एक भुजा की बात करें तो भुजा हमारे पास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इसका फिगर, ये जो हमारे पास है ना, ये छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ABCD का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल में से हम 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, तो 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिज्यखंड हो गया, दूसरा त्रिज्यखंड हमारे पास ये वाला हो गया, तीसरा त्रिज्यखंड ये वाला हो गया, और चौथा त्रिज्यखंड हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारे पास 4 त्रिज्यखंड है तो 4 से गुणा करेंगे, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर, यही होता है। चलिए यहाँ तक समझ में बात आ गया। अब A का वैल्यू हमारे जो दिया हुआ है, A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 14 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 लिख लेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणा थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो देख सकते हैं हमारे पास थीटा का मान कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 बटे में 360 हो गया, और पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा, और आर जो होगा ना, देखिए बताता हूँ, जैसे हमारे पास भुजा हमारे पास 14 था, तो अगर इसको भी, इस वृत्त को हम दे दें, इस भुजा में से आधा दे दें इसको और आधा दे दें इसको, यानी कि ये वाला वृत्त को क्या देंगे, आधा, यानी कि जो भुजा है ना, भुजा को आधा दे दें तो क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा इस वृत्त के लिए, और इस वृत्त के लिए भी त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या हमारे पास 7 हो जाएगा, इस वृत्त का भी त्रिज्या 7 हो जाएगा, सबका हमारे पास वृत्त जो है ना, सब वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस हो जाएगा, देखिए 90 से अगर घटाएं हम 360 को तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कटा लेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, 22 बटे 7 बचा, तो मैंने 22 बटे 7 लिख दिया, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कटा सकते हैं, तो हमारे पास 196 आ गया, माइनस 22 से कितना होता है 154, और 196 में से 154 घटाएंगे तो 42 हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा
कि आकृति 12.26 हमारे पास आकृति है ये 12.26 का एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये जो हमारे पास फिगर है ना, ये जो आकृति है हमारे पास, ये एक दौड़ने का पथ को दर्शा रहा है, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। यानी कि अगर देखेगा तो हमारे पास ये वाला है और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, अर्धवृत्ताकार है, ये सिरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए अब आगे क्या बोला, तो देखिए यहाँ पर बोला दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास आंतरिक समांतर रेखाखंड कौन सा है, तो ये अंदर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ये भी हमारे पास ये वाला एक रेखाखंड है हमारे पास, और दोनों के दोनों रेखाखंड जो है ना वो अंदर में है, तो आंतरिक हो जाएगा, और दोनों के दोनों समांतर हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बोला कि अगर दोनों के बीच की दूरी हम देखें तो 60 मीटर का है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस रेखाखंड को और इस रेखाखंड को देखूं तो दोनों के जो बीच की दूरी है ये कितना है, 60 मीटर का है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अगर हम रेखाखंड की बात करें, जैसे इधर तो हमारे पास अर्धवृत्ताकार हो गया, ये भी हमारे पास अर्धवृत्ताकार हो गया, तो हम लोग अगर रेखाखंड को देखें तो यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक होगा, है ना। तो ये रेखाखंड जो है 106 मीटर लंबा है, ठीक है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि अगर पथ देखिएगा जो हमारे पास ये वाला पथ है ना, ऐसा करके पूरा, तो इसका चौड़ाई जो है ना हमारे पास ये कितना है, यानी कि 10 मीटर का चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। बताता हूँ, देखिए पथ के आंतरिक, पथ ये जो है ना हमारे पास ना, इसके आंतरिक कौन सा भाग है, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, ये हमारे पास आंतरिक क्या है, आंतरिक किनारा है। तो इसी के अनुदिश यानी कि इसी पर एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, अगर पूरा हम चलना स्टार्ट करें बिल्कुल अंदर वाले भाग पर, ठीक है, तो जो हमारे पास पूरा दूरी होगा वो चला गया, क्या होगा, ठीक है, हमको ये बताना है। दूसरा बोला कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये जो हमारे पास पथ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन को पढ़ दिया और समझा दिया, फिगर को भी अच्छे से मैं समझाने की पूरा कोशिश किया हुआ है। थोड़ा सा और भी अच्छे समझते हैं इस कॉपी पर, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इस कॉपी में मैं बिल्कुल पेन को अच्छे से चला सकता हूँ कहीं भी, और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये ऐसे करके फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बोल कर जैसे ये हमारे पास क्या है, यानी कि अर्धवृत्ताकार भाग है हमारे पास, ठीक है, ये सिरा हमारे पास अर्धवृत्ताकार है, और ये हमारे पास अर्धवृत्ताकार सिरा है। ये पूरा एक ट्रैक है, ठीक है, इस पर चलना है, ठीक है, इस पर चला जा सकता है ऐसे करके। तो देखिए ये हमारे पास क्या है ना, आंतरिक किनारा है, यहाँ पर जो मैंने ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ना, ये वाला आंतरिक हमारे पास क्या हो गया, किनारा हो गया, यानी कि अंदर का किनारा हमारे पास हो गया। तो इस किनारा का लंबाई हमको ज्ञात करना है, यानी कि इसी पर अगर चला जाएगा तो कितना दूरी तय हुआ, इसको हमको फाइंड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में क्या बोला हुआ है कि अगर समांतर रेखाखंड को हम देखें, जैसे ये वाला और ये वाला समांतर हो जाएगा, और अगर इसको भी देखें तो ये वाला भी समांतर होगा इन दोनों के, और ये भी समांतर जो होगा ना, यानी कि चारों अपने आप में समांतर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो समांतर रेखाखंड जो बीच रेखाखंड हमारे पास जो है, इसका लंबाई जो है हमारे पास 106 है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया 106, तो ये भी 106, ये भी 106, ये भी 106, और ये भी क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यहाँ तक समझ के बात करें। अब देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ, जो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना, ये 60 मीटर का है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 60 है, तो ये भी तो 60 ही होगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये वाला क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये भी तो 60 होगा। यानी कि समांतर रेखाओं को कहीं से भी देखें तो इनके बीच की दूरी सबका समान होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए, इसका जो पथ हमारे पास है ना, पथ ही वाला, तो इसका जो चौड़ाई है ये 10 मीटर का है, तो मैंने 10 मीटर चौड़ाई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन को निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए, पथ के आंतरिक यानी कि अंदर का ये वाला किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, हमको पूरा जब चक्कर लग जाएगा तो उसका दूरी फाइंड करना है। तो देखिए,
हमने इसको ए बी नाम दिया हुआ, तो ए बी, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ये सी डी हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास सी डी हो गया। यानी कि ये वाला और ये वाला मैंने निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ए बी और सी डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। देखिए ये हमारे पास क्या है, यानी कि अर्धवृत्त है हमारे पास, ये वाला क्या हमारे पास अर्धवृत्त है। तो दो दो हमारे पास क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है, एक दाएं में है एक बाएं में है, ठीक है। अब देखिए तो 2 से गुणा कर दिए क्योंकि हमारे पास 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर हम देखें तो वृत्त का जो परिधि होता है, क्योंकि ये परिधि ना अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त का परिधि है, तो आधा से गुणा करेंगे क्योंकि अर्धवृत्त का परिधि निकालना है, तो आधा से गुणा करेंगे इसमें, यानी कि वृत्त की परिधि में। वृत्त का परिधि क्या फॉर्मूला होता है 2πr1। इसको हम लोग r1 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको हम लोग r2 बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास r2 हो गया। तो r1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास r1 का वैल्यू जो भी दिया होगा उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक 60 है ना, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ये व्यास है, इस अर्धवृत्त का ये क्या है व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि r1 जो है ना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर व्यास हमारे पास 60 है तो त्रिज्या हमारे पास 30 हो जाएगा। यहाँ तक समझा दिए, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। हम लोग यहाँ पर 2 से 2 कटा सकते हैं, और यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है ये हमारे पास 106 है, तो ये भी ए बी का वैल्यू हमारे पास 106 हो जाएगा। सी डी का वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा πr1 हो जाएगा। तो देखिए 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा πr1 हो जाएगा, तो 2 तो 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 बड़े के साथ रख लेंगे, और हमारे पास r1 जो है ये हमारे पास मैंने आपको बताया अभी हमारे पास 30 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 30 रख लिया। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 106 क्या हो जाएगा 212 प्लस 22 होने का 44, 44 में 30 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 1320 आता है, और बटे में 7 हो जाएगा। फिर पर का जोड़ जैसा बना देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे करके बना दिए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2804 बटे में 7 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 8वां का पहला जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 8वां का दूसरा देखते हैं। पथ का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए पथ का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ये वाला ना पथ का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास आयत दिख रहा, तो ये वाला हमारे पास आयत देखा, और साथ ही साथ ये भी हमारे पास आयत देखा। देखिए इस आयत में लंबाई जो है 106 है, और जो चौड़ाई है ये 10 है हमारे पास। इसमें भी 106 है और चौड़ाई कितना है 10 है, तो हमारे पास 2 आयत निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 आयतों का क्षेत्रफल, और हमारे पास 2 अर्धवृत्ताकार भाग है ना, ये वाला अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है, तो हम लोग लिख देंगे 2 अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक समझ के बात को ना। अब देखिएगा यहाँ तक समझ में आने के बाद इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, क्या होता है L गुणे B, और 2 आयत है तो 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर रख लिए, प्लस की जगह प्लस रख देंगे। 2 अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इस पथ का क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जगह हमारे पास, मान लीजिए कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास वृत्त हो गया और एक और वृत्त ऐसे करके हो गया, ठीक ठाक है। अगर मैं इसको आधा करता हूँ तो इधर का भाग छोड़ देते हैं, केवल इधर का भाग ध्यान देंगे, तो हमारे पास यहाँ से ये वाला पूरा एक क्या होगा, ये एक अर्धवृत्त एक ही निकला, और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये एक अर्धवृत्त निकला, यानी कि एक बड़ा वाला अर्धवृत्त और एक छोटा वाला अर्धवृत्त। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना हमारे पास, तो ये r1 हो गया, और ये वाला हमारे पास त्रिज्या कितना है, ये हमारे पास r2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर मान लीजिए कि हमको इस पथ का क्षेत्रफल फाइंड करना है, क्या करेंगे, तो देखिए बड़ा वाला अर्धवृत्त में से छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल और माइनस ये छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये r2 है, बड़ा वाला का त्रिज्या हमारे पास कितना है r2 है, तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, छोटा वाला त्रिज्या कितना है पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास r1 है ना। तो इतना तक समझ में बात आ रहा हूँ। तो चलिए इतना तक समझ जाने के बाद हम आगे देखेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये वाला अर्धवृत्त है ना, तो 1/2 लगा देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। अब समझाते हैं आपको आगे हम। देखिए 2 से इसलिए गुणा किए हैं क्योंकि हमारे पास 2 अर्धवृत्त था, और पाई r2 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किए ना हम लोग, पाई 1 यहाँ पर देखिए 1/2 को हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस
यहाँ पर बटे में 2 है ना, तो बटे में 2 हो गया, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब देखिए 2 यहाँ पर हो गया, L गुणे B हो गया, प्लस 2 तो हो ही गया हमारे पास। यहाँ पर दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 बाहर निकाल देंगे। पाई इसमें है, इसमें पाई है, तो पाई कॉमन हो जाएगा। तो r2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की जगह पर 2 रख लेंगे। हमारे पास L भी कितना है, तो देख लीजिए हमारे पास L जो है, अगर इसमें देखें हम लोग, चाहे इसमें देखें, दोनों में से किसी एक में देखें, तो हमारे पास जो L है 106 है ना, और हमारे पास जो B है वो कितना है, 10 है। तो 106 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे पेज पर देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू है, पाई की जगह वैल्यू रख देंगे 22 बटे में 7। R2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास R1 कितना है, 30 है, और हमारे पास जो चौड़ाई है कितना है, 10 है। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। R2 का मान हमारे पास 40 आ गया, और हमारे पास R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान हमारे पास 30 हो जाएगा। 30 मीटर, ये 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिएगा, हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, 106 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22 बटे में 7। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि R2 का स्क्वायर था, और माइनस R1 का स्क्वायर था। देख सकते हैं आप, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इसके वैल्यू को पुट कर दूँगा यहाँ पर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2120, और प्लस 22 बटे में 7 हो गया। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। तो 2120 प्लस 22 बटे में 7, और दोनों घटा लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। 7 से कटेंगे 700 को, तो 100 में कैंसिल हो जाएगा। 2120 हमारे पास हो गया, और प्लस हो गया हमारे पास 22, और में 100 में गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4320 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो दोनों क्वेश्चन था आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाता हूँ, इसके बाद इसको बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पर बोल क्या रहा कि आकृति 12.27, हमारे पास आकृति 12.7 ये वाला है, 12.27 हमारे पास आकृति हो गया। ए बी और सी डी, ये जो ए बी है ना, ए बी कहाँ पर है, ये ए बी है, और सी डी कहाँ पर, ये सी डी है। केंद्र ओ वाले, हमारे पास केंद्र ओ है वाले एक वृत्त हमारे पास ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया। ऐसे करके 2 परस्पर लंब व्यास है, यानी कि ए बी जो है और सी डी जो है ना, ये दोनों तो व्यास हैं ही हमारे पास, ए बी भी व्यास है और सी डी भी व्यास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे पर लंब है। लंब में मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री, और यहाँ भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। जो ओ डी है ना, ओ डी कहाँ पर है, तो ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, ओ डी अगर हमारे पास ये छोटे वृत्त का व्यास है, तो आप तो त्रिज्या निकाल ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला, इस वृत्त का हम लोग त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ओ डी का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो हम लोग त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ओ डी तो व्यास हो जाएगा हमारे पास। चलिए आगे समझते हैं। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, देखिए हमारे पास ओ ए जो है ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारे पास 7 हो जाएगा। ये भी हमारे पास ओ सी भी 7 हो जाएगा, ओ बी भी 7 हो जाएगा, और ओ ए भी 7 हो जाएगा हमारे पास। अगर ओ डी का वैल्यू हम लिख देखते हैं तो 7 हमारे पास हो जाएगा, और त्रिज्या को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 7 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिएगा, तो यहाँ पर आगे क्या बोला, हाँ तो बोला ना कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास छायांकित भाग है, और हमारे पास ये वाला छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को अब अपनी कॉपी में इस फिगर को बना लिया हूँ। अब इसमें देखना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे बनेगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, हमारे पास ओ ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, तो ओ सी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा, और ओ डी भी 7 होगा। ठीक है, तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, ये छोटा वृत्त हमारे पास है, और हमारे पास ये वाला बड़ा है, तो छोटा को हमको देखना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त है ना हमारे पास ना, इधर भी अर्धवृत्त है, इधर भी अर्धवृत्त है, तो ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये दोनों हमारे पास क्षेत्रफल बचेगा। और हमारे पास ऐसे ही करने के मैंने किया ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्षेत्रफल आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ तक
समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए कि इसका त्रिज्या मैंने r1 ले लिया, तो पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, यानी कि देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 और पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखते हैं ध्यान से, माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ABC त्रिभुज हमारे पास है, तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुणे आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि AB हो जाएगा, आधार हमारे पास हो गया, और हमारे पास जो ऊंचाई होगा वो OC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ के बात को ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। R1 का मान कितना होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये वृत्त हमारे पास है, इसमें त्रिज्या जो होगा ये R1 है, और हमारे पास अगर OA का मान 7 दिया हुआ है, तो OA जो होगा वो OD जो होगा ये भी क्या होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इस वृत्त के लिए व्यास होगा हमारे पास, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 7/2 लिख दिया, और गुणे 7/2, क्योंकि R1 का स्क्वायर करना है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2 हमने लिख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, और हमारे पास बड़े वृत्त के लिए अर्धवृत्त का जो हमारे पास त्रिज्या है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यानी कि 7 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 7 का स्क्वायर R का स्क्वायर है ना, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 हो गया हमारे पास। और AB का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो देख सकते हैं AB का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कि अगर हमारे पास त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, तो 7 दूनी का 14 हो गया। AB इक्वल टू हमारे पास 14 आ गया, क्योंकि AB क्या हमारे पास व्यास है, ठीक है। व्यास कैसे निकलता है, त्रिज्या का डबल होता है। और OC क्या है, ये ऊंचाई है हमारे पास, और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने लिख दिया यहाँ पर 7 OC का मान, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, जैसे 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 22 को, तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या क्या बचा, 11 7 77, और बटे में 2 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर भी घटा लेंगे, 11 दूनी का 22, तो और 7 से 7 घट जाएगा, तो 11 से 77 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 2 7 14 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 77 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस 77 से 49 अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। और हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो भिन्न पर का जोड़ जैसे बनाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 77 प्लस 56 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए नीचे दोनों हमारे पास लॉस है, हमारे पास 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 133 आ जाएगा, बटे में 2 हो गया, और इस दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास 66.5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये वाला आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताने के अच्छे से प्रयास और करूँगा।